आपका क्या हाल है? बढ़िया। बेटा एक तो सभी, प्रिंस कहाँ गया? गुड इवनिंग। दोनों एक में क्लास अटेंड कर रहे हो क्या आज? प्रिंस कहाँ गया? साथ तो हो ना दोनों? आवाज आ रही है ना? वो गलती से बाहर हो गया। चलो बेटा, गलती से बाहर मत हो, अंदर ही रहो। ठीक है। एक तो बेटा देखो, कई टीचर्स है, जैसे मान लो ऑलमोस्ट सभी बैचेज में सुनने को मिल रहा है, गुड इवनिंग, ऑलमोस्ट सभी बैचेज में सुनने को मिल रहा है कि बच्चे जिस दिन बोलते हैं उस दिन शीट सोल्व करके नहीं लाते। तो बेटा इस चीज़ का खास से ध्यान रखना। ठीक है। आप लोगों से हंसी मजाक करते हैं बस इसलिए कि चलो, बाकी और भी बहुत टॉर्चर करने के लिए और भी बहुत है, फैमिली मेम्बर है, आपका कैरियर है, टॉर्चर करने में तो और भी बहुत दुनिया है। हम भी ऐसे करने लग गए तो और ज़्यादा पजल्ड हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा कि चलो ठीक है, बच्चे हंसी मजाक में करते करते पढ़ लेंगे, पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाओ। जिस दिन आपको बोला जाए करनी है मतलब करनी है। बात समझ में आ गई क्या? और ऐसा भी नहीं आपको अचानक बोला जा रहा है कि कल सुबह आपको करके लेके आनी है, 500 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। आपको चैप्टर चलता है उस दिन बताते जाते साथ साथ, बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। चैप्टर खत्म होता है उसके 2-4 दिन पहले भी अनाउंस कर देते हैं बार बार। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपके फायदे के लिए। वरना क्लास में अगर ऐसे चलता रहा तो क्लास में सीट डिस्कशन बंद करवा दूंगा। अगर क्लास में सीट डिस्कशन बंद करवा दूँ तो आपका सिलेबस 1 महीने पहले हो जाए। सच है। हर चैप्टर में कोई टीचर एक एक 2-2 दिन खराब करता है। मिनिमम 2 दिन तो 11th के बैच में लगते हैं, टारगेट वाले में तो 1 दिन में हो जाता है। 11th के बैचेस में बात करें तो 2 दिन लगते हैं। हर चैप्टर के हिसाब से कर लेना, 1-1.5 महीने का फर्क पड़ता है ओवरऑल सिलेबस में। लेकिन बस इसलिए करते हैं कि किसी चैप्टर को अपन ने 2-3 वीक दिए हैं तो कम से कम उसको एक दो लेक्चर और दे के जो बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाए और जहाँ मिस कॉन्सेप्ट हो रहा बच्चा समझ जाए कैसे करना है। ना कि क्लास के बाद चक्कर काटता फिरे कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और ये बात आपको भी पता है बेटा, क्लास के बाहर पूछने में और क्लास में पूछने में बहुत फ़र्क होता है। टीचर जो बोर्ड पे एक्सप्लेन करता है बेटा बिल्कुल अच्छे से, बेटा ऐसे करना वैसे करना, वो चीज़ क्लास के बाहर समझ में नहीं आती। उतना ईजी नहीं बताया जाता, होता नहीं होता। क्लास के बाहर आपको हिंट देते हैं, टीचर के पास भी इतना टाइम होता है, भीड़ भी, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो ये कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। और बोर्ड पे आपको बिल्कुल पूरे मतलब इंजॉय के साथ बताया जाता है, बेटा ऐसे करना, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ अलग ही रहता है। इसलिए खाली सी डिस्कशन वाला है ये। ठीक है ना? और अगर ऐसी कंप्लेंट आती रही तो क्लास में सी डिस्कशन बंद करवा दूंगा। चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। बाद में साल के लास्ट में आपको पता चलेगा यार हमारी सीटें रह गई, ना सर ने बोला ना हम पूछ पाए। एक बार आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस होगी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए, बाद में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बेटा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, करनी मस्ट है। अगर ये मस्ट नहीं होती तो न तो टीचर परेशान होते ना आपको परेशान करते, लेकिन करना ही पड़ेगा। दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। ठीक है, करना ही पड़ेगा अपन को सिलेक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है ना? तो जिस दिन तुम्हें बोला जाए, और ये टीचर के कहने की बात नहीं होना चाहिए बेटा ये कर लेना, कैरियर खुद का है तो खुद के एक फायर होनी चाहिए। ठीक है, टीचर ने कह दिया ये अपना कंटेंट पूरा हो गया, मास और मोलर मास वगैरह कंप्लीट हो गया, मोल मोलर मास कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज देखी, मोल मोलर मास वगैरह सब है, हमें एक्सरसाइज दे रखी है, इसकी एक्सरसाइज चेप दो, बस यही तो होता है। नो सर बंद मत करना, टेस्ट के बाद से शुरू कर देंगे वो तो करना ही पड़ेगा बेटा। अब की बार जिस टीचर ने जिस बैच में बोल दिया कि वो सीट सोल्व करके नहीं लेके आए, जिस दिन बोला था उस दिन, उसका सीट डिस्कशन नहीं हो पाएगा। क्लास के बाद चक्कर काटते फिरोगे टीचर के पीछे, कोई दिन एक डाउट बताया जाएगा, कोई दिन 2 बताया जाएगा, 300 400 500 डाउट एक साथ नहीं बताया जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, रेस्पॉन्सिबल बनो। ठीक है, प्यार मोहब्बत हंसी मजाक के चक्कर में लापरवाह मत बनना, ये ध्यान रखना। अगर हम प्यार से ट्रीट कर सकते हैं तो और कैसे भी कर सकते हैं, तरीके तो सारे आते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हो, हंसते खेलते अच्छे लगते हो, इसलिए थोड़ा हंसी मजाक में टाल देते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो अब की बार जो तुम्हें बोल दिया बेटा ये कंटेंट पूरा हो गया, इसकी शीट सोल्व कर लो, कर लेना। और मैंने तरीका आपको बता ही दिया था बेटा, 2-4 घंटे पढ़ोगे तो यही होगा, ये बात सच है। अगर सेल्फ स्टडी के 2-4 घंटे आएंगे तो ऐसा ही होगा, सच है ये। अगर आपको अच्छा आउटपुट देना है, कॉपी कंप्लीट करना, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना, तो उसके लिए आपको जो मैंने रूटीन बताया था बेटा उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। थोड़ा बाउंडेंस में रहना पड़ेगा
कि मुझे पढ़ने इतने आवर्स देने पढ़ाई के, देने हैं तो देने ही है। बात समझ में आ रही है ना। अगर प्रॉपर आप मान लो टाइम दे रहे हो पढ़ाई को बेटा, उसमें कॉपी भी पूरी होगी, सीट भी पूरी होगी, सब कुछ पूरा होगा। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, शरीर को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, एक जगह टिकाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे करना क्या करना, आगे से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सर टेस्ट के बाद शुरू कर देंगे, बिल्कुल बेटा कर देना, फायदे में रहोगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, आज जैसे टेस्ट की बात आ गई, टेस्ट के लिए बेटा वैसे तो मैंने बता दिया था अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 क्वेश्चन है, बाकी 15 क्वेश्चन रेडॉक्स के, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 क्वेश्चन में से क्वांटम नंबर, SPDF ऑर्बिटल, रूल्स फॉर फिल द सबसेल, ओबो रूल, होंड रूल, पाउली रूल, N+L रूल, क्लियर है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें से 10 क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर अच्छे सुन लेना, क्वांटम नंबर, SPDF ऑर्बिटल, ठीक है, और रूल्स फॉर फिल द सबसेल जिसमें ओबो रूल, N+L रूल, पाउली रूल, हुंड रूल सब आ गए, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इन 4 पॉइंट में 10 क्वेश्चन है, बाकी अपना रेडॉक्स वाला पूरा पार्ट है, उसमें सभी मिला जुला के 15 क्वेश्चन इसमें है, तो अपने फिजिकल के 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये ध्यान रखना। क्वांटम नंबर से पहले का करने की कोई, क्वांटम नंबर तक का करने की, उससे पहले का करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रो स्पेक्ट्रम तक पीछे के टेस्ट में अपन करवा चुके हैं बेटा, ठीक है ना। बात समझ में आई, टेस्ट का मैंने दे दिया। और रही सी बात टेस्ट की, आज फ्राइडे है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, फ्राइडे सैटरडे को कोई भी शीट वीट सोल्व मत किया करो, ये बात सच है। आपको जैसे मैंने कहा पढ़ने का तरीका बताया था बेटा, टेस्ट से पहले 3-4 बार रिविजन करोगे, तब जाके बेटा कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके 90% वाली फीलिंग आती है कि मैंने सब कुछ कर लिया, बार बार कर लिया, ठीक है। एक बार पढ़ने से आता तो वो आर्ट्स कॉमर्स थोड़ी है, अकबर ने ये बोला था, बाबर ने ये बोला था, 1526 में बोला था, वो डाटा रट गया, बचपन से हमें रटा हुआ, आज तक रटा हुआ, अभी तक याद है। लेकिन आर्ट्स थोड़ी है, हिस्ट्री थोड़ी है, यहाँ तो कन्फ्यूजन वाली बात है, ये साइंस, तो यही तो साइंस है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, आपका पढ़ना होता है क्लास के साथ साथ, तो पढ़ना, क्वेश्चन बैंक सोल्व करना होता ही होता है। बीच का जो संडे फ्री है, बीच का जो संडे फ्री है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको बीच में करना है। बीच का जो संडे फ्री है उसमें पूरा रिवीजन कर दो एक वीक का। फिर टेस्ट से पहले जो फ्राइडे आता है, टेस्ट से पहले जो फ्राइडे आता है आपको थर्सडे, टेस्ट से पहले फ्राइडे मतलब आज जैसे फ्राइडे है, परसों अपना टेस्ट है, ठीक है। कल थर्सडे था, वहां तक आपका क्वेश्चन बैंक सोल्व करना, सब कुछ सीखने वाला पोर्शन था। आज आपको क्या करना बेटा, आज से फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं आपको रिविजन के आपके, यानी क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे तो खाली 10% इंप्रूवमेंट होगा, नो डाउट 2-4 कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, ऐसा क्वेश्चन आया ऐसे करना है। लेकिन कॉपी रिवाइज करोगे तो आपने 80-90% जो कवर कर रखा है वो मिसकॉन्सेप्ट नहीं होगा बेटा, उसके क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होंगे। जो 90% अपन ने पढ़ रखा है उसको इंप्रूव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई क्या। तो फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका पूरा दिन इसमें होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट मेरे कहाँ से कहाँ आ रहा है, कौन कौन चैप्टर आ रहा है, पूरी कॉपी रिवाइज करना। और सैटरडे को नाइट को जब सोते हो तो पूरा सिलेबस रिवाइज करके सोना, मुझे कॉपी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसने फास्टली रिवाइज कर लिया, फ्राइडे सैटरडे वो 2 दिन की बजाय 1 दिन में कर लिया, वो बाकी बचे हुए टाइम में क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर सकता है, फिर से कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर है। और संडे को जब उठते हो यानी टेस्ट से पहले थोड़ा टाइम फिक्स किया करो, अभिषेक टेस्ट से पहले टाइम फिक्स किया करो, उसके अकॉर्डिंग वापस पेज पलट के आया करो, कहाँ पे मुझे स्क्वायर करना, कहाँ प्लस करना, कहाँ माइनस करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, वो कैसे करना, ये चीज़ें कॉन्फिडेंस यही बनाती है बेटा। बात समझ में आई क्या। खाली कॉपी पढ़ के 50% आएंगे, उसको 60, 70, 80, 90 बनाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। कॉपी को बार बार रिवाइज करना, क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना, क्लियर है। तो ये खासकर ध्यान रखना। ऐसे अगर अप्लाई करोगे तो हर वीक में आपके बेटा टेस्ट से पहले 2 वीक में आपका 3 बार रिविजन तो हो जाएगा सिलेबस का। पहली बार क्लास के साथ साथ टेस्ट से पहले फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा। गुरुवार तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो मुझे सीखना है वो गुरुवार तक सीखना, बात खत्म, ठीक है। और पिछले 10-15 दिन में मैंने जो सीखा है वो 2 दिन में मुझे उसी को रिवाइज करना है, ताकि जो कम से कम सीखा उसमें मैं नेगेटिव करके नहीं आऊँ बेटा, ठीक है ना। नया सीखोगे 5 क्वेश्चन नए करके मान लो सही करके आओगे, लेकिन वो रिवाइज नहीं करोगे तो जो पढ़े हुए थे 100 में से 50 क्वेश्चन, 50 नहीं तो 20-30 नेगेटिव करके आ जाओगे। समझ में आ रहा है, हमें उससे बचना है। फ्राइडे सैटरडे पूरा रिवीजन का होना चाहिए, और संडे को टेस्ट से पहले फिर से एक बार पेज पलटने हैं। और यही चीज़ें कॉन्फिडेंस बनाती है बेटा कि 3 दिन पहले तक मुझे सीखना था और लास्ट के 2 दिन मेरा खाली रिवीजन के, लास्ट के 2-3 दिन में आपने अच्छे से 2 बार रिवीजन कर दिया, ये कॉन्फिडेंस बना देती है और सिली मिस्टेक से बचाती है, मिसकॉन्सेप्ट होने से हमें बचाती है। किस में क्या करना है, किस में क्या करना है, ये लास्ट में रिवीजन करोगे तो ही पता चलेगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान रखना,
अभी आप नए नए हो, ये ऐसी चीज़ है जो 1-2 साल खराब करने के बाद पता चलता है, लेकिन ऐसी कंडीशन आने नहीं देंगे कि आपको 1-2 साल बाद खराब होने के बाद पता चले कि आपको कैसे करना चाहिए था। अगर ये 1-2 साल बाद पता चले तो फिर हमारा क्या रोल है। इसलिए आपको पहले बता रहे हैं आपको किस टाइम पे कैसे चलना है, क्या करना है, ताकि आपको फायदा मिले। समझ में आ गया? तो आज फ्राइडे, कल सैटरडे, 2 दिन में मुझे फ्राइडे को सुबह उठ के स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मॉर्निंग वाला बैच है वो तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद लग जाता है। फ्राइडे को मॉर्निंग में उठो तब से स्टार्ट हो जाना चाहिए। थर्सडे को कोशिश ये करो, थर्सडे को नाइट में सोते हो तब थर्सडे तक का काम कंप्लीट करके सो, क्वेश्चन बैंक कॉपी सब क्लियर है आज की क्लास तक का। फ्राइडे को सुबह उठते हो तो आपकी तैयारी टेस्ट के हिसाब से वापस 0 से स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फ्राइडे सुबह उठ के 5 या 6 बजे जब भी आप उठते हो, फ्राइडे सुबह से मैं काउंट कर रहा हूँ ना कि क्लास के बाद, क्लास के बाद तो ज़्यादा टाइम ही नहीं बचेगा। तो फ्राइडे सुबह, सैटरडे सुबह शाम, जो भी है पूरा फ्राइडे सैटरडे का 2 दिन, और संडे को टेस्ट से पहले वापस एक बार पेज पलटना। समझ में आ गया? ये टेस्ट की प्रिपरेशन ये होती है बेटा, जिसमें कॉन्फिडेंस भी होता है, सिली मिस्टेक बचती है तो वही बात है, सिली मिस्टेक्स कम होती है, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, हाँ यार मेरा सही है। और आते हुए भी सिली मिस्टेक अगर करके आते हैं अपन तो मोरल डाउन हो जाता है कि मुझे आता था फिर मेरा स्कोर नहीं हो पाया, ठीक है। बस एक ही चीज़ होती है ये, वही बात है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के साथ साथ लैक ऑफ प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा लास्ट के 2 दिन में, अगर अच्छे से आपने रिवीजन कर दिया तो सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, यही चीज़ मुझे अप्लाई करनी है। ये तब आएगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है बेटा। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। ऑर्गेनिक के कितने हैं? 25 फिजिकल के बेटा, 20 ऑर्गेनिक के आ गए, क्लियर है। 45 में से 25 तो अपने फिजिकल के हैं और 20 ऑर्गेनिक के हैं, बस ठीक है बेटा। तो ये ध्यान है ना, तरीका मैंने बता दिया टेस्ट रिवीजन कैसे करना है। जिस बच्चे ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, अभी क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ सोल्व नहीं करना। मॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने आपको जानबूझ के नहीं बोला अभी तक, ठीक है। अभी मैंने नहीं बोला संडे को टेस्ट के बाद सोल्व करना है, पहला असाइनमेंट सोल्व कर लेना। अपना पहला असाइनमेंट वैसे हो चुका है, फिर भी मैंने बोला नहीं आपको, पहले आपको क्या करना है, फोकस करना है टेस्ट संडे तक जो आ रहा है, क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट ये जो चैप्टर चल रहा है टेस्ट के सिलेबस के आगे का, उसके लिए हमारे पास अगले 2-3 वीक है करने के लिए, उसमें अपन कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन संडे तक इस टेस्ट पे जो सिलेबस आ रहा है उस पर फोकस करो, उसके बाद अगले कई दिन हमें टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो मॉल कॉन्सेप्ट वगैरह आप जो सिलेबस चल रहा है उसकी खाली कॉपी इतनी पढ़ो, जो खाली जाके आधे 1 घंटे में कॉपी रिवाइज कर दो कि सर ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, काम खत्म। बस क्वेश्चन बैंक वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिलेबस का जो टेस्ट का सिलेबस है वो रिवाइज करना आपको। बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? तो जी जान लगा देनी बेटा, अच्छा स्कोर करना है सबको, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और पूरे कॉन्फिडेंस से, और खुद को चैलेंज करने वाला होना चाहिए बस, कि मेरा क्वेश्चन गलत करवा के दिखा दे, बात खत्म हो गया। तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने खुद में तो अपने आप में चैलेंज किया, कोई ऐप भी लाइव आगे तो चैलेंज किया ही नहीं था। लेकिन खुद को चैलेंज करने वाला होना चाहिए बेटा, जिस दिन खुद को चैलेंज करने लग जाओगे इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दुनिया की भीड़ जैसे चलती है, 10% बन रहे हैं टेंशन नहीं है, 20% बन रहे हैं टेंशन नहीं है, 40 बन रहे हैं टेंशन नहीं है, आग लग जानी चाहिए खुद के अंदर कि क्यों बन रहे हैं मेरे, मैं इसी लायक हूँ क्या। बस खुद को चैलेंज करते रहोगे, नहीं तेरा लेवल इससे बहुत ऊपर है, और लेवल को बढ़ाने के लिए मेहनत और बढ़ा दो, बात खत्म, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, अच्छे से करो, कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी मत रखो, क्लियर है। चलो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी बेटा, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अपन ने बात की थी बेटा, समझ में आया था ना, क्लियर है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 1-2 पॉइंट्स भी अपन ने डिस्कस किए थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें क्या करते हैं बेटा, रिएक्टेंट कैसे डिसोशिएट होगा और प्रोडक्ट का कैसे फॉर्मेशन होगा, ये कैसे डिसाइड करना है, समझ में आया था बेटा, यस और नो। पहला एक रिएक्टेंट फिक्स कर लेते हैं बेटा, कुछ नहीं बोले तो पहला फिक्स कर लेते हैं, उसके कोफिशिएंट्स की टर्म में क्या करते हैं, बाकी को डिसाइड करते हैं कि ये इतना है तो ये इतना, ये इतना है तो ये कितना होगा, समझ में आया था। फिर पहले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कंपेयर करते हैं, ये इतना है तो ये इतना, ये इतना है तो ये इतना बनेगा, क्लियर है बेटा। रिएक्टेंट का डिसोसिएशन और जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हमेशा किसकी टर्म में होगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की टर्म में ही होता है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलो आगे बात स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो बेटा नोट लगाए, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टाइकियोमेट्री पर, नोट लगाओ, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं नोट लगा के। नंबर 1, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट,
ये क्वेश्चन में बेटा आपको बताएगा नहीं क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, आपको खुद को आइडिया रखना है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, लिख लिया। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, और प्रिंट छवि तुम्हें ऑफलाइन ही देना है बेटा, ये ध्यान रखना, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। संडे को आ जाना सीखकर। चलो देखो बेटा अपन ने क्या कहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, यानी कोई मेटल कार्बोनेट है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होगा, क्या होगा बेटा, ये आपको क्वेश्चन में चल के नहीं बोलेगा, खुद को ध्यान रखना है कि इससे मुझे क्या करना है, ओके। इसलिए पहले बता रहा हूं, देखो बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है, थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर देकर, डिकम्पोजिशन उसे ब्रेक कर देना। किसी कंपाउंड, किसी सबस्टांस को जब हम हीट देंगे तो ये बताओ हीट क्या करेगी, उसके बीच के बॉन्ड ब्रेक करेगी नहीं करेगी, बीच के बॉन्ड ब्रेक करेगी, वो डिसोशिएट हो जाएगा बेटा, क्लियर है, डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और किसका करना है बच्चों, मेटल कार्बोनेट। तो बच्चों देखो कैसे करना है, कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा MCO3, M मैंने बोला है, M मतलब यहाँ पर क्या है, मेटल है बेटा, कार्बोनेट क्या है, CO3, क्लियर है, ये है आपका बेटा मेटल कार्बोनेट। ये आपका मेटल कार्बोनेट है, और ध्यान रखना बच्चों सॉलिड फॉर्म में होता है नॉर्मली। कोई भी मेटल कार्बोनेट है, ये साइन समझते हो क्या, आग लगाने का हिंट होता है बेटा, ये हीट करने का हिंट होता है। ये कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर ब्रेक होगा, डिसोशिएट होगा, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा बेटा, क्लियर है, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या होगा, CO2 गैस बनेगी बेटा, क्लियर है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट कोई सी भी मेटल हो बच्चों, वो अगर डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, इसका मेटल ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी बेटा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये आपका मेटल ऑक्साइड है और ये गैस है। और ये ध्यान रखना, मेरा बताने का पर्पज क्या है, ये जो मेटल ऑक्साइड होता है इसको बोला जाता है बेटा रेजिड्यू, क्या बोला जाता है इसे, रेजिड्यू, ठीक है। और ये होता है बेटा इसका मेन प्रोडक्ट, क्या होता है बच्चों, ये मेन प्रोडक्ट। आपको क्वेश्चन में चल के नहीं बोला जाएगा, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट वाले प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो गैसेस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है बेटा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, CO2 गैस जो बनेगी वो इसका क्या है, मेन प्रोडक्ट है बेटा, और ये इसका क्या है, रेजिड्यू है। रेजिड्यू बोला जैसे कचरा, सिंपल वे में कहें, ठीक है, कचरा, यानी जैसे मान लो अगर दो प्रोडक्ट बने तो किसी कंटेनर में, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, अरे बॉटम पे रहेगा नहीं रहेगा, ये तो बॉटम पे कलेक्ट होता रहेगा बेटा, और गैस क्या रहेगी, ऊपर सेपरेट कर सकते हैं बेटा इससे, तो इसको रेजिड्यू बोला जाता है कि बॉटम पे ये सेटल डाउन हो जाता है बेटा, ये क्लियर है। तो आपसे बोले रेजिड्यू की अमाउंट क्या होगी, देखते ही समझ जाना हमें किसकी बात कर रहा है बेटा ये, अरे किसकी बात कर रहा है ये, यानी मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा है, रेजिड्यू कितना बनेगा, यानी मेटल ऑक्साइड बोल रहा है, समझ में आ गया, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी रिएक्शन हम देखते हैं बेटा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बात करूं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा बच्चों तो हमें पता है क्या बनेगा, यहाँ पर मेटल कौन सी होगी, कैल्शियम, जो मेटल है उसका ऑक्साइड बना दो, यानी क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगी बेटा, CO2 बन जाएगी, समझ में आ गया, यस और नो। ये अपन ने बोला है किसी मेटल कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, क्लियर है, नोट करो। कौन सा, ये वाला, बिल्कुल बेटा कर देंगे सर, ये सिर्फ मेटल कार्बोनेट के लिए है क्या, बिल्कुल बेटा मेटल कार्बोनेट के लिए है, लेकिन बेटा इसमें खासकर एक बात ध्यान रखना बच्चों, देखो एक्सेप्शन क्या, देखो बेटा इसका एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन फॉर Ag, Au एंड Hg मेटल्स, इन मेटल्स के लिए ध्यान रखना बेटा, बच्चा इस चीज को रट के रखता है क्या, कि मेटल ऑक्साइड बनाना है, साथ में CO2 बनानी है, लेकिन ध्यान रखना ये मेटल क्या होती है, इधर ध्यान दो बेटा, ऐसी कोई मेटल है इन तीनों मेटल के लिए, जैसे Ag2CO3 है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है, इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो मेटल ऑक्साइड नहीं बनता, क्या बनता है, ओनली मेटल बनती है, 2Ag सॉलिड, प्लस बनेगा CO2 गैस, और प्लस बनेगी बेटा हाफ O2 गैस बनती है। तो ये ध्यान रखना, ये 2-3 मेटल है, इसका एक्सेप्शन है बेटा ये, ओके। कैसे, एटम्स को बैलेंस कर लिया करो, जैसे कैल्शियम देखो एक एटम है, और देखो कैल्शियम ऑक्सीजन के कितने एटम बेटा, 3, कार्बन का कितना है 1,
तो देखो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन जो बच गया वो कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? यहाँ भी सेम केस है, 2Ag2CO3, तो इसमें क्या होता है, Ag के 2 एटम है, 2Ag बन गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ बात करें बच्चों, देखो CO3 1 कार्बन एटम 3 ऑक्सीजन एटम, तो क्या हो गया CO2 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम हो गया। और देखो बेटा एक ऑक्सीजन एटम बच गया, O2 जो था ये कितने हैं, 2 एटम, इसका हाफ कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ हो गया। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? एटम्स को इस टाइप से बैलेंस किया जाता है। क्लियर है? चलो बिल्कुल बेटा, मेटल कार्बोनेट के लिए है, इसीलिए तो ऊपर लिखा है मेटल कार्बोनेट। क्लियर है? अदर के लिए होगा तो अदर के लिए भी लिखते अपन। सर दीदी नहीं आने देते, उसे और पापा को बोल देना, बोल देना दीदी को और पापा को सर ने बोला है, बात खत्म। उनको कोई शिकायत है मुझसे बात कर लेंगे, तुम बोल देना सर ने बोला है ऑफलाइन ही देना है बस। चलिए बेटा, सिर्फ दृष्टि को बोल देना, बिल्कुल सबको बोल दूंगा। अपन को घूमने थोड़ी आ रहे हैं, सही काम के लिए आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? घूमने के लिए, टाइम पास के लिए आए, टाइम वेस्ट के लिए, तब तो सोचे भी। सीधा अपनी कोचिंग आ जाना, खाना वाना मैं खिला दूंगा, यहीं से बस में बैठा दूंगा फिर। चलो बेटा कर लिए, यस और नो? चलो ये तो अपने बात की बेटा किसकी, मेटल कार्बोनेट की, कि मेटल कार्बोनेट का अगर डिकम्पोजिशन बोला जाए तो आपको कैसे करना बेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट लिखो बेटा नंबर 2, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाई कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाई कार्बोनेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाई कार्बोनेट लिख लिए बेटा। देखो कोई मेटल बाई कार्बोनेट है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो तो हमें कैसे ध्यान रखना बेटा, समझना इस चीज को। मान लो कोई मेटल बाई कार्बोनेट है, पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये क्या आ गया, तो मेटल बाई कार्बोनेट, देखो बेटा मेटल कार्बोनेट क्या था, एम मेटल कार्बोनेट यानी CO3, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, 1 2 उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करेगा बेटा, साथ में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है, वो बाई कार्बोनेट बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों मेटल
बाइकार्बोनेट, और या फिर इसे बोलते हैं बेटा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है बेटा, साथ में हाइड्रोजन होता है, ये सॉलिड फेज में होता है। इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, NCO3 मेटल कार्बोनेट बनता है, साथ में CO2 गैस बनती है, साथ में H2O बनता है लिक्विड फॉर्म में। बात समझ में आई क्या? ये किसके ब्रेक होने से होता है, मेटल बाइकार्बोनेट के होता है बच्चों। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये देखें, जैसे अपन ने ये लिया है 2NaHCO3, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी मेटल यहाँ पर कौन सी हो गई, सोडियम हो गई। क्लियर है? अब इतना हमें ध्यान होना चाहिए कि कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा, यानी मेटल कौन सी है, Na, और कार्बोनेट क्या है, CO3। लेकिन हमें पता है बच्चों वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसकी डिजिट इसके साथ, इसकी डिजिट इसके साथ, कार्बोनेट पर चार्ज क्या आता है, -2, तो ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इस वजह से यहाँ पे 2 लगाया गया है। समझ गए, Na2CO3। क्लियर है बेटा? ठीक है, साथ में क्या बनेगा बच्चों, ये मेटल कार्बोनेट, देखो मेटल बाइकार्बोनेट के ब्रेक होने से मेटल कार्बोनेट बन गया, साथ में क्या बनेगा बेटा, CO2 गैस, और साथ में क्या बनेगा, H2O लिक्विड बन जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, कोई मेटल कार्बोनेट अगर ब्रेक होगा ओनली मेटल ऑक्साइड बनाएगा, साथ में CO2 बनाएगा, लेकिन कोई मेटल बाइकार्बोनेट अगर ब्रेक होगा तो साथ में क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा, साथ में CO2 और H2O बनेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? नोट करो। इसमें भी अपन एटम को बैलेंस कर सकते हैं बेटा, देखो जैसे उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो कैसे, पहली बात तो 2 है, देखो बेटा इधर देखो CO3, अरे कितने CO3 हो गए, 2 CO3 हो गए ना। सोडियम के देखो 2 एटम हो गए, तो Na2 एक CO3 इसके साथ लग गया, Na2CO3 एक कार्बोनेट का काम हो गया बच्चों। क्लियर है? दूसरा CO3 बच गया और 2 हाइड्रोजन बच गए, तो दूसरे CO3 में CO2 आ गया, एक ऑक्सीजन बच गया। क्लियर है? एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, साथ में क्या बन गया, H2 बन गया। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सर। इसे और हीट करेंगे तो मेटल कार्बोनेट और ब्रेक नहीं होगा क्या? बिल्कुल बेटा होगा। अगर आगे बोले तो कि वो मेटल कार्बोनेट अगेन डिकम्पोज होकर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो अपन और बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल अगेन हीट करके और बना सकते हैं। तो ये आपका मेटल कार्बोनेट ही बनेगा। और ये गैस और ये आपका वाटर। बिल्कुल बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग सोडा हो, लेकिन कंपाउंड तो है, सॉल्टी होता है बेटा ये। ठीक है, चलिएगा। चलो बेटा, ये तो अपने बात की मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो तो आपको खुद को ध्यान रखना है बेटा, क्या बनेगा कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। नंबर 3 लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट। ये परसेंटेज है बेटा, ध्यान रखना, जेड नहीं है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट, ये छोटी छोटी टर्म्स है, जिंदगी में बहुत परेशान करेगी, आइडिया होना चाहिए क्या है ये। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट,
परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों देखो कई जगह आपसे बोला जाएगा सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, यानी स्टार्टिंग में आपको इतना दिया गया है तो कितना परसेंट प्योर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बेटा, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर प्योरिटी का मतलब क्या होता है, जितना रिएक्शन करता है, बात खत्म, वही क्या है, प्योर पार्ट है। क्लियर है बेटा। सपोज करो जैसे आपसे बोला जाए, इधर ध्यान दो, ये मान लो कोई कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, आपसे बोले कि पूरे की अमाउंट है 100 ग्राम। क्लियर है, पूरे अमाउंट कितनी है बेटा, 100 ग्राम। इसमें से मान लो 50 ग्राम क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब कितना प्योर है, ओनली 50% ये प्योर है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या कहेंगे, द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, या फिर विच इज रिएक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। बात समझ में आई क्या, जो रिएक्शन में रिएक्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलेंगे, उसकी परसेंटेज प्योरिटी बोलेंगे। और सिंपल सी बात है बेटा, 100 के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज लगा देंगे उसके लिए। क्लियर है, 20%, 40%, 50% जो भी है। ओके, लिखो बेटा, लिखो उसकी डेफिनेशन लिखो। द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट the part of total amount of reactant which is react during the reaction called as percentage purity of reactant, called as percentage purity of a reactant, the part of total amount of reactant which is react during the reaction called as percentage purity of a reactant। क्लियर है बेटा। और देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला हमें क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट इक्वल टू क्या बोलेंगे, रिएक्टिव अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। बच्चा कहेगा सर कैसे, देखो बेटा नॉर्मल अपन कोई भी डाटा ले सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि कोई सबस्टांस की 10 ग्राम अमाउंट हमने ली थी, क्लियर है, 10 ग्राम अमाउंट हमने ली थी, उसमें से 5 ग्राम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ओनली। क्लियर है, तो कितना परसेंट प्योर होगा, वैसे भी अपन को आ जाएगा 50% हो गया, लेकिन कैसे कर सकते हैं, टोटल अमाउंट 10 ग्राम है तो रिएक्शन कितना करता है 5 ग्राम। क्लियर है बेटा, टोटल अमाउंट 1 होती तो कितना रिएक्शन करता 5/10। क्लियर है, और टोटल अमाउंट 100 होती तो मल्टीप्लाई बाई 100, 5/10 2, अरे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 50% प्योर हो गया। क्लियर है, यही तो अपन ने किया। रिएक्टिव रिएक्ट कितना किया 5 ग्राम, 5/10 टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100। बस डायरेक्टली मैथमेटिकली 3 स्टेप लिख के टाइम पास करनी हो, सीधा अगर फॉर्मुला ध्यान है तो बच्चा अप्लाई कर देगा एक स्टेप में। क्लियर है, रिएक्टिव कितना है, कितना रिएक्ट कर रहा है, टोटल अमाउंट कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 100, सीधी परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। क्लियर है, नोट करो। सर प्योरिटी वर्ड क्यों यूज किया, रिएक्टिव यूज करते अपन यही कहा, जो रिएक्ट करता है उसी को बोलते हैं ओनली, इतना ही प्योर है बेटा। ठीक है, बाकी इम्प्योर है यानी इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्या कहा, प्योरिटी वर्ड उसी के लिए तो यूज करते हैं बेटा जितना रिएक्ट करता है, ये नहीं बोलेगा रिएक्टिव अमाउंट कितनी है, परसेंटेज प्योरिटी कितनी है। तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए जितना रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करता है ओनली वही प्योर है। इसका मतलब बाकी अमाउंट क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसका मतलब इम्प्योर फॉर्म में है वो। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए तो अलग से दिखा रहा हूँ। परसेंटेज प्योरिटी बोले तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए इसका मतलब है क्या। क्लियर है, चलो एक आएगा बेटा, लिखो परसेंटेज यील्ड
ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट देख लिए बच्चों। देखो क्या होती है परसेंटेज यील्ड, ये जो वर्ड्स होते हैं बेटा इनका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम पता कर पाएंगे क्या हमें पूछा है। क्लियर है? परसेंटेज यील्ड का ध्यान रखना। परसेंटेज यील्ड क्या बोला है, यानी यील्ड का मतलब होता है कितना गेन हुआ, सीधी सी बात है। क्या कहा? परसेंटेज यील्ड मतलब टोटल का कितना गेन हो गया, हिंदी में जैसे बोलते हैं लब्धि। ठीक है, लब्धि मतलब कितना प्राप्त हुआ, कितना गेन हुआ है बेटा। क्लियर है? तो क्या कहेंगे? परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है। इसका मतलब जैसे आपसे बोला जाए कि कोई प्रोडक्ट है उसकी मान लो परसेंटेज यील्ड है 50%। क्लियर है? 50% उसकी यील्ड है, इसका मतलब ये बताओ वो कितना गेन हुआ है, जितना होना चाहिए था उसका आधा ही गेन हुआ है बच्चों। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या करेंगे, सपोज करो कोई प्रोडक्ट है मान लो ए से बी बन रहा है। क्लियर है? अब बी का क्या करना था बेटा, 10 ग्राम बनना था, लेकिन किसी वजह से रिएक्शन वहीं स्टॉप हो गई, तो क्या हुआ 5 ग्राम ही बन पाया है। इसका मतलब परसेंटेज यील्ड कितनी है, अरे हाफ होगी सीधी बेटा, 50% होगी। 10 बनना चाहिए था लेकिन बना कितना है, 5, वो है उसकी परसेंटेज यील्ड। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? जो प्रोडक्ट आपसे बोला जाए कि इतना बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन बन जितना रहा है वो उसकी क्या है बेटा, परसेंटेज यील्ड है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या कहेंगे, द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन के ड्यूरिंग एक्चुअल में जो गेन होगा वो उसकी क्या है, परसेंटेज यील्ड है। क्लियर है? लिखो बेटा, द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is obtained during the reaction, which is obtained during the reaction, which is obtained during the reaction called as percentage yield of product, called as percentage yield of product, called as percentage yield of product, यानी 100 के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगा। क्लियर है? इसका फॉर्मूला बेटा देखो क्या बना सकते हैं, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्टेन्ड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100। और हम देख भी सकते हैं बेटा क्या, जैसे बचपन में वही बात है, एलकेजी यूकेजी मैथमेटिक्स लगाते हैं उसी को फॉर्मूले की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। कैसे कि मान लो ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, बी की एक्चुअल अमाउंट बननी चाहिए थी 10 ग्राम लेकिन बनी है 5 ग्राम, तो क्या कहेंगे, टोटल अमाउंट जो प्रोडक्ट उसकी कितनी बोली गई थी, 10। टोटल अमाउंट अगर प्रोडक्ट की 10 ग्राम है, बन की ऑब्टेन्ड कितनी हो रही है, 5 ग्राम। टोटल अमाउंट 1 ग्राम होती तो कितनी गेन होती, 5/10। क्लियर है? और टोटल अमाउंट अगर 100 होती तो मल्टीप्लाई बाई 100, 5/10 मल्टीप्लाई बाई 100, आधा गेन हो रहा है मतलब 50%। क्लियर है? तो जितना गेन हुआ है एक्चुअल अमाउंट का, टोटल अमाउंट का, वो उसकी परसेंटेज यील्ड है बेटा, यानी टोटल का इतना ही गेन हुआ बेटा। क्लियर है? नोट करो। तो प्रोडक्ट अगर बनी 5% रहे तो फिर अपने कैसे बनता है कि वो पहले इतना बनना चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे बच्चे ने पूछा, सुबह ने, वेरी गुड। देखो बेटा समझना, बच्चे ने पूछा कि सर दोनों में से या तो हमें दोनों की इन्फॉर्मेशन हो, कैसे पता चलेगा सर एक्चुअल कितनी थी कितनी बन रही है। तो दोनों में हमें एक का आइडिया देगा डाटा के बेसिस पे, दूसरे का आइडिया हमें स्टाइकियोमेट्री से कंपेयर करके करना पड़ेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इसे दिमाग खराब हो जाएगा इन पे। ये 4 पॉइंट मैंने बताए ना, इसलिए बताए हैं, कम से कम इनका आइडिया होगा तो ही कर पाओगे बेटा कैसे करना है। क्लियर है? लेकिन घुमा फिर आगे देखो, एक ही क्वेश्चन को 4 टाइप से घुमाऊंगा मैं, कैसे करना है। एक हमें डाटा के बेसिस पे देगा, एक हमें स्टाइकियोमेट्री से कंपेयर करना पड़ेगा, इतना है तो इतना बनना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में इतना दे रखा है। क्लियर है? कंपेरिजन से अभी करेंगे इस पर क्वेश्चन।
चलिए चलिए एक चीज बेटा और ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार आपको क्या करेगा, सिर्फ इतना बोलेगा अमाउंट। मैंने क्या बोला, अमाउंट। तो ये ध्यान रखना, अमाउंट कैलकुलेट करो। अब बच्चा कंफ्यूज होगा क्या कि सर किसकी टर्म में मुझे कैलकुलेट करना है। अमाउंट क्या करेगा सर, मोल बताना है, वेट बताना है, वॉल्यूम बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या बताना है। ध्यान रखना, चल के तुम्हें ऑप्शन बोला जाए तो ठीक है, मोल की टर्म में, इसकी टर्म में, उसकी टर्म में। कुछ नहीं बोला जाए तो वेट की टर्म में आंसर देना, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। कितनी अमाउंट गेन होगी, नॉर्मली यहाँ पर क्या करते हैं अपन ने, वेट की टर्म में इतना ग्राम, इतना ग्राम, इतना ग्राम। समझ में आ गया। चल के या तो हमें ऑप्शन दे देगा बेटा, लेकिन मोल के कई क्वेश्चंस में ध्यान रखना बेटा, चल के या तो ऑप्शन दे देगा, हमें ऑप्शन नहीं बोले, खाली इतना बोले प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनेगी, तो बच्चा क्या सोचेगा, सर मोल बताऊं, वॉल्यूम बताऊं, वेट बताऊं, क्या बताऊं। ओनली अमाउंट की बात करा, किसके टर्म में आंसर देना है, यानी वेट की टर्म में देते हैं नॉर्मली हम बेटा, ठीक है। या तो हमें ऑप्शन दे ही देगा, तो ध्यान रखना बेटा, इसके आगे लिख लो, जनरली कंसिडर्ड in terms of weight, generally considered in terms of weight, generally considered in terms of weight, generally considered in terms of weight, clear है, generally considered in terms of weight। अमाउंट लिखा जाए, समझ आना, जनरली हमें क्या कुछ नहीं बोला, कोई हिंट नहीं दे रखा, सीधा हमें ऑप्शन दे रखा 5, 10, 15, 20, अरे 5, 10, 20, 30। तो बच्चे श्योर ही नहीं है बच्चा क्या मुझे मोल वॉल्यूम क्या बताना था, सिर्फ डाटा ऑप्शन में दे रखा है, तो वेट की टर्म में कर देना। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना स्टाइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन। हाँ, कुछ भी तुम्हें बोले, रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनेगी, किसी की बोल देगा। कंपेयर करना है, ये इतना, ये कितना, ये इतना, कंपेरिजन अब स्टार्ट करेंगे। क्लियर बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर दो चीजें बोली बेटा, परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड। क्लियर है। परसेंटेज प्योरिटी को हमने किसके रेस्पेक्ट में डिसाइड किया है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, कितना परसेंट प्योर है, इतना रिएक्शन कर गया, इतना नहीं किया। रिएक्शन कौन करता है, रिएक्टेंट करता है। परसेंटेज प्योरिटी डिसाइड करेंगे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज यील्ड कितना गेन हुआ है, गेन होने वाली अमाउंट। क्लियर है। हमें पता गेन कौन होता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, गेन कौन होगा, प्रोडक्ट होगा बेटा। तो परसेंटेज यील्ड है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। क्लियर है बेटा। चलो अब बात करते हैं इस पर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, घुमा फिरा के लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, calculate the amount of residue, calculate the amount of residue, calculate the amount of residue which is obtained by, calculate the amount of residue which is obtained by thermal decomposition of, which is obtained by thermal decomposition of, which is obtained by thermal decomposition of 10 gram कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लिया बेटा, लिख लिया क्या, विच इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बेटा कैसे करना, क्या करना, समझना इस चीज को। देखो मुझे कुछ नहीं दे रखा, देखो स्टाइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन में इधर ध्यान दो बेटा। देखो नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, घुमा फिरा के देखो बेटा बच्चा मतलब क्वेश्चन को जानबूझ के ओवरलैप कर देते हैं, इससे पहले मोल करो, फिर कन्वर्ट करो, वो करो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बेटा। अपन जो पैटर्न यूज करेंगे बेटा वो कहीं नहीं मिलेगा, किसी कॉपी, किसी रजिस्टर, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे इजी मेथड है बेटा अपना ही, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिसकी टर्म में दिया जाए
उसको लिख दो, जिसकी टर्म में पूछा उसको लिख दो, काम खत्म। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है समझना। देखो बेटा ये पैटर्न कितना प्यारा पैटर्न है बेटा, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है कि मुझे इसको कन्वर्ट करूं उसको कन्वर्ट करूं, कुछ नहीं करना। कैसे, सबसे पहले जो बोला जाए वो रिएक्शन लिख दो। कैल्शियम कार्बोनेट बोला है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो हमें पता है क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा बेटा, CO2, यस और नो। हमें बोला है रेजिड्यू, तो रेजिड्यू कौन है बेटा, ये आपका रेजिड्यू है, ठीक है, और ये आपकी गैस है। देखो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले ध्यान रखना ये पैटर्न अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना बेटा, बहुत इजी हो जाएगा करना। सबसे पहले या तो आपको रिएक्शन देगा या आपको वर्डिंग देगा, चल के रिएक्शन नहीं दे रखा तो वर्डिंग के अकॉर्डिंग खुद रिएक्शन लिख लो बेटा, ओके ठीक है। और सबसे पहले रिएक्शन को कंपेयर कर लो मोल के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, मोल के रेस्पेक्ट में। इसका कितना मोल है 1, तो इसके नीचे लिख दो बेटा 1 मोल, समझते जाना अच्छे से, देखो कितना इजी है, 1 मोल है, क्लियर है। ये कितना है बच्चों 1, तो यहाँ भी लिख दो 1 मोल। ये कितना है बेटा 1, तो ये कितना, ये भी लिख दो 1 मोल, क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना, सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री को स्टार्ट करो मोल की टर्म में, कैसे करना है, एक एक रूल मैंने लिखा है, याद है ना, क्लियर है। उसके बाद मोल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, जिसकी टर्म में गिवन है उसको उसमें कन्वर्ट कर दो, जिसकी टर्म में आस्क है मोल को उसमें कन्वर्ट कर दो, क्लियर है। मैंने क्या कहा, जिसकी टर्म में गिवन है जिसकी टर्म में आस्क है उसी में कन्वर्ट कर दो मोल को, कैसे, मुझे बोला गया है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किसकी टर्म में दे रखा है, वेट की टर्म में दे रखा है बच्चों, यस और नो। तो देखो 1 मोल का वेट कितना होगा, इसको वेट की फॉर्म में लिख दो। तो 1 मोल के लिए मुझे पता है बेटा मोल क्या होता है, अरे W/mW होता है या नहीं होता, होता है बेटा। मोल अगर 1 आ गया तो वेट क्या हो जाएगा, जो उसका मोलिकुलर वेट होगा वही तो उसका वेट होगा, यस और नो। 1 मोल के लिए W क्या होता है MW, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस और नो। और हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का MW कितना होता है 100 ग्राम, क्लियर है बेटा। एक एक चीज मैंने लिखाई थी याद है ना, इसका मतलब 100 ग्राम, ओके ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, इसका मतलब ये भी मुझे किसकी टर्म में पूछा है, अमाउंट वेट की टर्म में पूछा है। तो पहले 1 मोल को वेट में कन्वर्ट कर दो बच्चों, इसका देखो कितना होगा, कैल्शियम एटॉमिक नंबर डायरेक्टली नहीं याद है तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर इवन है, जस्ट डबल कर दो, एटॉमिक मास कितना हो गया 40। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इवन नंबर है, जस्ट डबल कर दो 16, 40 16 कितना हो गया 56, क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे 1 मोल का वेट कितना हो गया 56, ये मुझे नहीं पूछा है, इसको बढ़ने दो, हमें मतलब नहीं इससे, क्लियर है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री को किसकी टर्म में लिखना है बेटा, मोल की टर्म में, फिर जिसकी टर्म में गिवन है और जिसकी टर्म में आस्क है उसको उसमें ही कन्वर्ट कर दो बेटा, क्लियर है ठीक है। अब देखो मुझे क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेजिड्यू बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यस और नो। बस क्वेश्चन खत्म, बात खत्म। क्या 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, इसका मतलब 1 मोल का वेट कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम से कितना बन रहा है 56 ग्राम, तो 1 ग्राम से बनेगा 56/100, 10 से मल्टीप्लाई बाय 10, और वैसे ही खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। 100 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा 10 से डिवाइड, इसको डिवाइड कर दूंगा 5.6 आंसर आ गया, समझ में आ गया, यस और नो। बस यानी 10 ग्राम से मुझे पूछा है, 10 ग्राम के रेस्पेक्ट में मुझे पूछा था तो ये 10 ग्राम लिख दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया, मुझे पूछा है, बात खत्म। इजी है या नहीं है, बस मोल की टर्म में स्टाइकियोमेट्री लिख दो, जिसकी टर्म में आस्क है जिसकी टर्म में गिवन है उसको उसमें कन्वर्ट कर दो मोल को, और कंपेयर कर लो ये इतना ये इतना ये इतना तो ये कितना, बात खत्म, क्लियर है बेटा। तो क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों लैंग्वेज, अरे टाइम पास की जरूरत है क्या, सर कितने अच्छे हैं, पूरी लाइन लिखी है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से गेन होता है क्या 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, टाइम पास की जरूरत है क्या। ये 1 मोल बन रहा है बच्चों, किससे बन रहा है, इसके 1 मोल के ब्रेक होने से, यस और नो। इसका मतलब 1 मोल मतलब 100 ग्राम के ब्रेक होने से 56 ग्राम बन रहा है, यस और नो। लवी इस बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। तो क्या करेंगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू किसके बच्चों 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या लिखेंगे 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, यस और नो। और हमें पता है एक्चुअल अमाउंट कितनी दे रखी है बेटा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या हो गया 56/100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा 5.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, क्लियर है, यस और नो, यस और नो। समझ में आया बेटा कैसे किया, समझ में आया।
लवीस, अभिषेक, शुभम, अनुराग, रेहान, प्रिंस, छवि, नोट करो। बस कंपैरिजन है बेटा, अब स्टार्ट हो गई अपनी नीरी मैथमेटिक्स। ये इतना, ये क्या होगा, ये इतना, वो क्या होगा। चलिए चलिए बच्चों, कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस obtained at NTP, calculate the volume of gas obtained at NTP, calculate the volume of gas obtained at NTP, obtained at NTP by thermal decomposition of, by thermal decomposition of, by thermal decomposition of 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, by thermal decomposition of 10 gram calcium carbonate with 70% purity, with 70% purity, with 70% purity, with 70% प्योरिटी। लिख लिया क्या? देखो इस क्वेश्चन को क्या, देखो मैंने कैसे थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर दिया है, समझना इस चीज को। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट एनटीपी बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विद 70% प्योरिटी। ओके, देखो बेटा इधर ध्यान दो। सबसे पहले अपन ने क्या कहा, कैल्शियम कार्बोनेट बोला है, इसकी रिएक्शन लिख दी। क्लियर है? मैंने क्या कहा, सबसे पहले कंपेयर हमको किससे करना है बच्चा? अरे मोल से कर लेंगे बेटा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, स्टाइकियोमेट्री को मोल की टर्म में कंपेयर कर लिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जिसकी टर्म में गिवन है, जिसकी टर्म में आस्क है, मोल को उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। यस और नो? कर सकते नहीं कर सकते? कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्या दे रखा है बेटा? 10 ग्राम। वेट की टर्म में दे रखा नहीं दे रखा? वेट की टर्म में दे रखा, तो मोल को वेट की टर्म में कन्वर्ट करें तो ये बताओ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा बेटा? 100 ग्राम। यस और नो? अब मुझे रेजिड्यू से मतलब है क्या? नो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब ये बताओ CO2 को ग्राम में लिखूंगा या लीटर ml में लिखूंगा? अरे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम बोला है, जिसकी टर्म में गिवन है, जिसकी टर्म में आस्क है, सीधा कन्वर्ट कर लो। यस और नो? बात समझ में आई क्या? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, मुझे वॉल्यूम की टर्म में पूछा है, तो देखो बेटा 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी एचटीपी पर? 22.4 लीटर। यस और नो? क्लियर है? बच्चा कहेगा सर इसको क्यों छोड़ दिया, अब मुझे इससे मतलब है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ ये पूछा है। क्लियर है? तो बस स्टाइकियोमेट्री से मैंने कंपेयर किया क्या, कि 1 मोल CO2 गेन होती है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से,
क्लियर है। या फिर मैं बोल सकता हूं 22.4 लीटर CO2 गेन होती है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, यस और नो। अपन को 100 से देखना है, ये तो स्टाइकियोमेट्री से आया है, क्लियर है। हमें एक्चुअल में किसके रेस्पेक्ट में देखना है, 10 ग्राम के रेस्पेक्ट में। और मैंने एक ट्विस्ट इसमें और क्या ऐड कर दिया, और 70% प्योरिटी, इसका मतलब क्या है, अरे पूरा का पूरा ये बताओ 10 ग्राम रिएक्शन करेगा क्या, नो, इसका 70% ही पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, क्लियर है। और हमें वही तो यूज करना है, एक्चुअल कंपैरिजन उसी से तो करेंगे जो रियल में रिएक्शन करेगा, क्लियर है। इसका मतलब 10 ग्राम तो था, लेकिन इसका हमें 70% लेना है बेटा, यस और नो। इतना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट कितनी आ गई बच्चों, 7 ग्राम, यस और नो। तो 7 ग्राम से कितनी CO2 मिलेगी, क्वेश्चन मार्क, काम खत्म, यस और नो। अब तो मैथमेटिक है क्या, ये 100 ग्राम था तो वो कितनी थी 22.4 लीटर, ये 1 ग्राम होता तो ये इतना, ये इतना ग्राम है तो ये इतना, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत ईजी है बेटा। तो क्या लिखेंगे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या है बेटा 22.4 लीटर है CO2, क्लियर है, ठीक है। अगर ये 1 ग्राम होता तो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या लिख देंगे 22.4 अपॉन क्या हो गया 100 लीटर CO2। मैं एक ही बात कहता हूं बच्चों, कैलकुलेशन कभी बीच में करके टाइम पास नहीं करना है, लास्ट में एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। और हमें बेटा एक्चुअल अमाउंट किससे बतानी है, 7 ग्राम से, तो क्या लिखेंगे 7 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 22.4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 7, इतनी लीटर CO2 आ जाएगी बेटा, क्लियर है। इसको अगर अपन सोल्व करें 7 को 4 से करें कितना आता है बेटा, अरे 28, क्लियर है, पावर 2 बच गई, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 14 और 2 16 पावर 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 यानी 15 बाई 100, मतलब कितना आ गया बेटा, डेसिमल एक ही लगाना है क्या, 1, एक डेसिमल क्या करेंगे, एक डेसिमल ये हो गया, 2 डेसिमल ये हो गए, कितने हो गए 1.568 लीटर CO2, समझ में आ रहा है, यस और नो, नोट करो बेटा। थर्ड लाइन दोबारा बताओ, थर्ड लाइन क्या, थर्ड लाइन दोबारा बताओ, इधर देखो बेटा कैसे किया, ये वाला क्या समझना इस चीज को, देखो बेटा आपसे क्या बोला है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट NTP बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विद 70% प्योरिटी, क्लियर है। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने लिख दी बेटा, हमें पता है इससे गैस कौन सी बनेगी, CO2 बनेगी, क्लियर है, ठीक है। अब हमें पता सबसे पहले कंपेरिजन किससे करो, अरे मोल से कर लो, स्टाइकियोमेट्री को 1 मोल 1, यहाँ 2 होता तो 2 करते, ध्यान रखना, 1 मोल 1 मोल, क्लियर है। अब मैंने क्या कहा, जिसकी टर्म में गिवन है, जिसकी टर्म में आस्क है, मोल को उसी में कन्वर्ट कर लो, क्लियर है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट को वेट की टर्म में दे रखा है, क्लियर है। तो मोल को वेट में कन्वर्ट कर लो, 1 मोल का वेट कितना होगा, जो इसका मोलिकुलर वेट होगा 100 ग्राम, क्लियर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, सीधा बेटा वॉल्यूम की टर्म में ले आओ, 1 मोल का वॉल्यूम NTP पर कितना होगा, अरे 22.4 लीटर होगा, 22.4 लीटर, यस और नो। इसका मतलब क्या कहेंगे, 1 मोल से कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 गेन होती है, या फिर मैं बोल दूं 1 मोल का वेट कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम से कितनी गेन होगी 22.4 लीटर, क्लियर है। और हमें एक्चुअल क्या बताना है, ये तो स्टाइकियोमेट्री से आया है कि इतने ग्राम से इतना लीटर बन रहा है, हमें किससे पूछा है 10 ग्राम से, और उसमें भी क्या ऐड कर दिया 70% प्योरिटी, यानी पूरा का पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 10 ग्राम जो दिया था उसका 70% ही हमें यूज करना है, क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे, इसका 7 ग्राम आ गई एक्चुअल अमाउंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, क्लियर है, सीधी सी बात है, जो प्योर है वही तो रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगी, और जो रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगी वही तो जो प्रोडक्ट होगा उसके फॉर्मेशन को डिसाइड करेगी बेटा, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो 7 ग्राम रिएक्शन करेगा तो कितना बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया बस, तो कंपेयर कर लिया 100 ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 22.4 लीटर CO2, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू ये अपॉन ये, क्लियर है। हमें एक्चुअली किससे चाहिए 7 से, तो 7 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू ये अपॉन ये मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू ये, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। अब बात समझ में आ गई प्रिंस, यस और नो, ठीक है, नोट करो फटाफट।
चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो। अब तुमने कहा शुभम सर कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे पता चलेगा, पता करते हैं, लिखो 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड is obtained, 5.6 gram calcium oxide is obtained by thermal decomposition of 12 gram calcium carbonate. 5.6 gram calcium oxide is obtained by thermal decomposition of 12 gram calcium carbonate. Then calculate the percentage purity, then calculate the percentage purity, then calculate the percentage purity of calcium carbonate sample, calculate the percentage purity of calcium carbonate sample. लिख लिया बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना और कल मेरे को आंसर बताना, रफली सोल्व कर लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, क्या करना, थोड़ी लैंग्वेज समझ के आइडिया लगाना, कल बात करते हैं। अब परसेंटेज यील्ड का भी करेंगे, कैसे करना क्या, थोड़ा सा सोचना फिर करते हैं बात, ठीक है। और टेस्ट के तरीका मैंने आपको बता दिया बेटा, फ्राइडे सैटरडे का खाली टीचर जितना पढ़ा रहे हैं खाली वो कॉपी पढ़नी है, उससे ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। टेस्ट फिर जो उसके बाद जो 1 घंटे बाद जो टाइम बचता है आपका, बस 1-1.5 घंटे फटाफट जो कॉपी है बेटा उनको रिवाइज कर दो 1 घंटे में, उसके बाद टाइम दो जो आपका टेस्ट का सिलेबस आ रहा है, क्लियर है। टेस्ट के लिए जी जान लगा दो बेटा, ठीक है, ओके, बात करते हैं आगे।